नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और बिहार में चुनावी बयार है, सियासत पूरा भरमार है और हम शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की राहुल गांधी से। सर, बिहार में एक कहावत है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। चुनाव बिहार में हो रहे हैं। बिहार में कौन किसको वोट डालेगा, चर्चा इसकी हो रही है। कौन किस समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रहा है, चर्चा इसकी हो रही है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेके आते हैं और बात हरियाणा की कर देते हैं जी। जब बिहार में सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उनके गठबंधन को ज़रूरत थी उनकी, तब वो हाइड्रोजन बम लाते हैं, हरियाणा पर फोकस करते हैं, चुनाव आयोग को घेरते हैं और बिहार के चुनाव प्रचार में अगर जा भी रहे हैं तो अपने ही गठबंधन को लेकर कुछ ऐसी हरकतें या बयान दे रहे हैं जिससे कि सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन ही था ना? हाँ जी, वो हाइड्रोजन बम जो फोड़ा, क्या वो ब्लास्ट हुआ या फुस हो गया? देखिए, इसमें क्या है कि ना, अब जो आप राहुल गांधी को देखेंगे, उनकी जो राजनीति है ना, वो क्या सर्वाइवल की राजनीति हो गई है। उनको ये लग रहा है कि सर्वाइवल या मीडिया में बने रहने की राजनीति, बस मीडिया में मुझे बने रहना है और सर्वाइवल भी है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि राहुल गांधी को अब ये लग रहा है कि एक ना एक दिन वो जब आएगा, जब कांग्रेस के नेता मुझसे पूछेंगे कि भाई आखिरकार कब जिताओगे, कब मतलब ये अब आप इस पुराने चीज़ों से आगे निकलोगे, तो मेरे को उस समय मैं क्या जवाब दूंगा। इससे अच्छा ये है कि मैं अभी से भूमिका बनाना शुरू करूं। आप 2014 के बाद देखिए, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसके बाद उन्होंने उस समय पहले अपनी पार्टी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि नहीं, कांग्रेस की नीतियाँ ये वो, और एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की थी कि मैं एक ऐसा नेता हूं जो अपनी पार्टी की कमियों को स्वीकारता हूं, खुलेआम स्वीकारता हूं, उसको गलती को मानता हूं और आगे मुझे मौका दिया जाए। लेकिन जनता ने मौका नहीं दिया, क्योंकि जनता देख चुकी थी कांग्रेस के शासन को, कांग्रेस की नीतियों को, और नीतिगत पंगुता जो आ गई थी कांग्रेस के यूपीए के शासन के दौरान, उसको देश ने देखा लंबे अरसे तक। ये हम और आप नहीं कह रहे, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ही कहा है। जी। और दूसरा क्या है कि जब आपने देखा कि जब कांग्रेस को फिर से मौके नहीं मिले, तो उन्होंने निशाना बनाया, कहा कि भाई मोदी जी जो हैं वो ईडी सीबीआई से चुनाव जीतते हैं, मोदी जी ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतते हैं। सबूत उन्होंने किसी भी के भी सामने नहीं रखे। जो, और ऐसा नहीं था कि उनके जो आरोप हैं वो अदालतों तक नहीं गए। अदालतों तक ने आरोपों की जो सत्यता थी उसको देखा, जांचा, डांट फटकार भी लगाई राहुल गांधी को कई बार, जब उन्होंने चौकीदार चोर है जैसी शब्दावली का उपयोग किया था। तमाम महाराष्ट्र वाला मामला लीजिए, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पे फाइन लगा सकते हैं। जी। तो ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं कि राहुल गांधी को बार बार अपने जो आरोप हैं, बिना तथ्य के जो आरोप हैं, उनके चलते उनको डांट खानी पड़ी और सार्वजनिक रूप से खानी पड़ी है। अब राहुल गांधी लेकर आते हैं मतदाता सूची और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मैं पूरे सबूत रख रहा हूं देश के सामने और आप इस पर विश्वास कीजिए, और बार बार जैन जी जैन जी जैन जी, यानी युवा लोगों आप जागो और मेरे नेतृत्व में उतर जाओ सरकार के खिलाफ और सत्ता बदल ला लो। मेरे नेतृत्व में क्या, आप सरकार के खिलाफ वही करो जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है? क्या वही कराने चाह रहे हैं? वही अप्रत्यक्ष रूप से वही ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो आज का युवा है वो जानता है कि भारत जो है वो संविधान से चलता है। लोकतंत्र हमारा जो है इतना सुदृढ़ है कि सब कुछ संविधान के अनुसार ही होगा। अगर जनता को लगता है कि सत्ता में बदलाव जरूरी है तो जनता बदलाव करेगी, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक तरीके से होगा, ना कि अराजकता के जरिए। राहुल गांधी अराजकता चाहते हैं, जनता वो चाहती नहीं, ना वो ऐसा करेगी। आप ये देखिए कि अब वो बार बार कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि मैं अब जो बिहार में जब अगर चुनाव मुझे में हार दिख रही है तो मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं बताऊं कि ये भी वहाँ भी वोट चोरी होगी, क्योंकि अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिहार में वोट चोरी। और आप अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो जब कहीं चुनाव होते हैं तो वो पिछले चुनाव को ले आते हैं, किसी और चुनाव को ले आते हैं कि वहाँ पर वोट चोरी हुई। अगर कहीं चुनाव हो रहे होते हैं या फिर अगर कहीं उपचुनाव हो रहे होते हैं तो वो वोट चोरी का मुद्दा उठा लाते हैं, मतदाता सूची ले आते हैं। और तमाम मीडिया संस्थान जाकर जब देखते हैं कि ये जो राहुल गांधी ने जो नाम बताए हैं क्या वो फर्जी हैं या वो असली हैं, तो सत्यता हाथ के हाथ सामने भी आ जाती है। अभी मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने एक तरह से राहुल गांधी के आरोपों की पोल खोल दी है। और बिहार में जो बार बार, अब बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि भाई मतदाताओं को वोट देने से रोकने का एक षड्यंत्र है। बिहार में पहले चरण में 65% मतदान हुआ, अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये।
और क्या किसी टीवी चैनल पर आपने देखा, किसी सोशल मीडिया पर आपने देखा कि मतदान केंद्र के बाहर मतदाता कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम कट गया, मेरे को वोट डालने नहीं दिया गया? एक भी प्रकरण ऐसा दर्ज नहीं चुनाव हुआ है। आयोग ने बाकायदा ये कहा है कि बिहार में एक भी पोलिंग बूथ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं, और ना ही हिंसा हुई है। और एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा, राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़िए, सामान्य व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि भाई मुझे मेरा वोट था, मैं तो मताधिकार का अधिकारी था, लेकिन मेरे को मतदान से रोक दिया गया। एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है। तो ये दिखाता है कि मतदाता सूची की जो शुद्धता का जो एक अभियान चला है, ईवीएम भी गड़बड़ नहीं हुआ। हाँ, ईवीएम भी गड़बड़ नहीं हुआ और सब कुछ एकदम सही तरीके से चल रहा है। हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो बड़ी विश्वसनीयता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। बिहार चुनाव उसका पहला उदाहरण है कि किस तरीके से काम को अंजाम दिया गया और उसके परिणाम क्या रहे। दूसरा, जो आप बार बार कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, अब आप देखिए कि ये जो मुद्दा बना रहे हैं जिस चीज़ को, महाराष्ट्र में इन्होंने सबसे पहले बनाया। क्या महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर उतरी? जनता को छोड़िए, क्या महाराष्ट्र के नेता सड़कों पर उतरे? दरअसल दिक्कत ये है कि जो इनकी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, वही इस तर्क से सहमत नहीं है कि ये जो वोट चोरी हुई है या इस तरीके की बात हो गई है या इस तरीके से दूसरा पक्ष चुनाव जीत गया है। इन्होंने कहा कि कर्नाटका में वोट चोरी हुई। क्या कर्नाटका में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे? क्या जनता सड़कों पर उतरी? कोई नहीं उतरी, क्योंकि जनता जानती है कि ये वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। जो इन्होंने हरियाणा में कहा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और या कांग्रेस के अन्य नेता क्या सड़कों पर उतर गए? क्या जनता सड़कों पर उतर गई? हाँ, इनके बयान के बाद, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या भूपेंद्र हुड्डा सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्योंकि हरियाणा में उनसे बड़ा कांग्रेस का नेता तो कोई है नहीं जी। और ये दिखाता है कि जब जनता में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, दिखाता है कि आपको पता ही नहीं है कि चुनाव, यानी इसका मतलब ये है कि वोट चोरी आप जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने चुनाव जब लड़ा था तो आपने पूरी तन्मयता के साथ नहीं लड़ा था, क्योंकि आपको असलियत पता ही नहीं है। हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा पे हमने डिटेल रिपोर्ट दी है। हम चाहूंगा दर्शक देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको, कि किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी, क्या वास्तविक कारण थे। तो ये दिखाता है कि उनको चुनाव के दौरान की क्या चीजें चल रही थी, संगठन कैसे काम कर रहा था उनका, या और क्या आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, और किस तरीके से को लेकर खबरें क्या आई थी। जी। तो ये बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो शायद राहुल गांधी को पता ही नहीं। वो ऊपर से सिर्फ वो रोड शो करके चुनाव नहीं जीत जाते हैं। रोड शो फिर वो शो ही रह जाते हैं, टीवी के शो हो जाते हैं। वो जनता के मन में वो अपना पैठ नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए वो हवा हवाई चुनाव लड़ते हैं। तो हवा हवाई रहोगे तो फिर वो आपको इस तरीके के कारण ढूंढने पड़ेंगे अपनी बचाव में कुछ तर्क रखने के लिए। तो वोट चोरी एक मुद्दा नहीं है। उन्होंने वोट अधिकार यात्रा बिहार में वोट चोरी पे ही मैं आ रहा हूँ, वोट अधिकार यात्रा पे ही आ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव पिछले 2 सालों से, जब से वो नीतीश से अलग हुए थे, वो मेहनत कर रहे थे। नीतीश के खिलाफ जो माहौल बन रहा था उसको वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार वादे कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर अधिकार यात्रा निकालते हैं। तमाम मुद्दे जो माहौल तेजस्वी ने बनाए थे वो सब खत्म कर देते हैं और वोट चोरी को लेकर यात्रा निकालते हैं। जो मुद्दा था ही नहीं बिहार में, उसको लेकर इन्होंने यात्रा निकाली। उसके बाद तेजस्वी पूरी तरीके से बैकफुट पर जो गए वो अभी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए, जनता के बीच से मुद्दा ही नहीं है बिहार में। आप किसी कोने में चले जाइए, कोई वोट चोरी कोई मुद्दा है ही नहीं कि मेरा वोट चोरी हो गया लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में हो जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता इसको एक मुद्दे के रूप में देख ही नहीं रही है। और न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी नहीं देख रही, क्योंकि हमारा जो शासन तंत्र है उसमें आप किसी का अधिकार छीन लें ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर न्यायालय हैं, यहाँ पर तमाम जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो हर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए बैठी हुई हैं। कैसे कोई राजनीतिक दल किसी की कोई अधिकार छीन सकता है? तो ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ जैसा आपने शुरू में भी कहा कि सुर्खियों में बने रहने की बात है। और ये सिर्फ राहुल गांधी अपने पक्ष में अपने एक तर्क रख रहे हैं कि भैया वो तो ऐसे चुनाव जीत गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को मत हटाओ, मेरे को बने रहने दो। ये सिर्फ यही एक का। और ये क्या है कि ना, अब जैसे आपने देखा कि ये इन्होंने वोट चोरी लेकर आए, कुछ मुद्दा हो जाता है तो ये उसके साथ ऐसा कुछ चोरी शब्द लगा देते हैं। तो ये चोरी पहले ये चोर चोर बोलते रहे, अब ये चोरी पे चोरी शब्द को बार बार कह रहे हैं। तो जनता के मन में ये एक प्रयास चल रहा है, एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है कि चोर चोरी ये सब ना शब्द गलतफहमी, निगेटिविटी सरकार के खिलाफ बैठा दिन भर यही सब चीजें बोलेंगे तो जनता के मन में ये चीज बैठेगी कि ये नहीं, ये तो चोर हैं, ये तो चोरी करते हैं। इस तरीके की चीजें एक पैटर्न सा
सा इन्होंने बना दिया है, पूरा षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ये अपने उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पारदर्शिता इतनी है, इतनी, अब आप देखिए ना, एक तरफ ये कह रहे हैं जैन जी सड़कों पर उतर जाओ। हम देख रहे थे कि वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किस तरीके से देश का युवा वंदे मातरम का जयघोष कर रहा है। तो देश का युवा क्या सोच रहा है, आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो एक बिल्कुल बिल्कुल विपरीत अवस्था दिख रही है। बिल्कुल। और इस देश में जैन जी जो बात कर रहे हैं सर, युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ है मैक्सिमम बिहार से शुरू हुआ है जी। और आप देखिए कि जिन जैन जी को ये भड़काने की बात कर रहे हैं, वो जैन जी लाइन में लग के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी को वोट दे रहे हो, शायद उन्हीं को दे रहे हो, लेकिन वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं सड़क पर उतरने की बजाय। जी। अब बिहार की ओर चलते हैं। राहुल गांधी इस सप्ताह मछली भी पकड़ने लगे जी। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, अमित शाह भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। वर्तमान में आप बिहार को लेकर क्या बता सकते हैं, किस तरह की परिस्थिति? और एक सवाल ज़रूर मैं पूछूंगा, अमित शाह के लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 160 सीटों से ज़्यादा हम जीतेंगे। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप तो 225 की बात कर रहे थे, तो वो साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। जी। तो 400 पार से अमित शाह ने कुछ तो सबक लिया शायद, बिल्कुल, कि वो अब कोई टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं, कोई पार का नारा नहीं लगा रहे हैं जी। और ये भी कह रहे हैं कि जो मिनिमम सीटें बताई जा सकती हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर आएगा तो लोग फिर से कहेंगे कि नहीं, अमित शाह ने यही कहा था। जी। नहीं, देखिए, अब ये पार का जो नारा है ना, इससे क्या लगता है कि ना, अब बीजेपी को लगता है कि ना, इससे दूसरा बैकफायर चीजें करती है, क्योंकि इससे दूसरे पक्ष में भय बनाया जाता है कि अगर ये उसको पार कर गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपका ये चला जाएगा, आपका वो चला जाएगा। इसका खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है। तो अब पार का नारा नहीं दे रहे हैं, वो अभी आ ही रह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि 160 को हम क्रॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर 160 को क्रॉस करते हैं तो अमित शाह का जो हो जाएगा, कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था 160 को क्रॉस करेंगे। और अमित शाह को इसलिए, देखिए, 2-3 चीज़ें जो अमित शाह को लगाया था, जहां भी बीजेपी को के समक्ष गंभीर चुनौतियां होती हैं, और गंभीर चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक नहीं कि दूसरे पक्षों से हमारे को वो सामने वाला पक्ष मजबूत है तो उसको हमको कैसे हराना है, या उसके खिलाफ हमको किस तरीके से बड़ा एक चक्रव्यूह रचना है, राजनीतिक चक्रव्यूह रचना है जिसमें वो फंस जाए और हम जीत जाएं। सिर्फ बात अमित शाह की वहीं नहीं आती है। अमित शाह को वहाँ पर भी एकदम डिगा दिया जाता है कि भैया आप यहीं अंगद की तरह पैर जमा कर रही है, जहाँ पर बीजेपी में कई गुट होते हैं और बिहार बीजेपी में कई गुट हैं। और बिहार में ठीक है कि बीजेपी सत्ता की पार्टनर थी, लेकिन जिस तरीके से पूरी सत्ता 2-3-4 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी, कार्यकर्ता निराश थे, तमाम जो नेता भी निराश थे, आपस में जो मतभेद हैं वो ठीक है कि पार्टी के मंचों पर तो वो जगजाहिर हो रहे थे, वो भले ही मीडिया में सार्वजनिक ना हो, हालांकि मीडिया में भी कुछ हद तक सार्वजनिक थे, नाम भी ले सकते हैं, अश्विनी चौबे देखिए, उतने बड़े नेता। जी। तो ऐसे तो अमित शाह को, जब अमित शाह बैठ जाते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आप विरोध में कुछ बोल जाएं। पार्टी के विरोध में अगर आपने कुछ कर दिया है पहले, तो वो पहले कर दिया होगा, लेकिन चुनाव के दौरान आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसा करने की। तो अमित शाह को वहां पर बिहार में इसीलिए कितने 10-12 दिन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 10-12 दिन से अमित शाह इसलिए जमे हुए हैं कि अपने जो आंतरिक मतभेद हैं पार्टी के स्तर पर, वो उनको, कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि वो जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ उसके सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं वो कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है। दूसरा ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए, देश के गृह मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो अगर बिहार में डेरा डाले हुए हैं तो वो सिर्फ बीजेपी के नेता के तौर पर डेरा डाले हुए हैं। वो देश के भारत के गृह मंत्री भी हैं और उनकी कई बैठकें ऐसी भी हो सकती हैं जो अधिकारियों के साथ जो बेहद संवेदनशील हों। और राजनीति चुनाव के समय क्या होता है कि नेताओं की, कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी नेता के इर्द गिर्द रहती है, तो उस दौरान कुछ ऐसी संवेदनशील चीज जो है, जो कि सिर्फ भारत के गृह मंत्री को जाननी चाहिए, वो दूसरे ना सुन ले ना जान ले। तो अगर सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, पता नहीं आरोप सही है कि नहीं है, जो भी है, लेकिन भारत के गृह मंत्री को बहुत सारी गुप्त बैठकों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। सारे गुप्त विभाग तो गृह मंत्रालय के पास है। तो ये भी जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भारत के गृह मंत्री अगर कहीं रुके हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी होगी, और कोई अगर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बैठकें हो रही हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे बंद किए। हम कांग्रेस के आरोप पर नहीं जा रहे, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसका कोई कारण भी हो सकता है। तो इस तरीके की राजनीति करना गलत है, लेकिन अमित शाह का वहाँ जमे रहना दिखाता है
कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि पिछली बार जो उसके 74 नंबर आए थे उससे नीचे नहीं जाना है, उससे उस टैली पर के आसपास तो रहना ही रहना है, उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जाके तभी जा पाएंगे जबकि पार्टी एकजुट रहेगी और जहां जहां से पार्टी के उम्मीदवार हैं वहां पर जो गठबंधन के जो वोट हैं वो भी बीजेपी आकर्षित कर सके। और चुनाव में ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें हैं कि बीजेपी की ओर से ही ऐसे उम्मीदवार भी खड़े किए गए हैं जो कि वोट काट सकें, तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहे ताकि अपनी सीट निकल सके। भले ही वो कितने मतों से निकले वो एक अलग बात होगी, लेकिन अपनी सीट निकल सके। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी का जो अभी बिहार की निवर्तमान विधानसभा है उसमें जो उसका, हालांकि बाद में आरजेडी हो गई थी दूसरे दलों को शामिल करा के, लेकिन पहले शायद बीजेपी थी चुनाव परिणाम के बाद, तो बीजेपी चाहेगी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे। और क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, तो अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी रहेगी तो नरेंद्र मोदी जी के सत्ता के लिए बहुत आसानी रहेगी कि नीतीश कुमार ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल। बिहार की बात होगी सर, अब बंगाल भी चल लेते हैं। एसआईआर को लेकर बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में तो शुद्ध राजनीति है और हमको क्या, मतलब पूरे देश को बिहार से ये एक सबक लेना चाहिए कि मतदाता सूची की शुद्धता किस पैमाने पर हुई। त्रुटियां ठीक है कि वो एकाध हो सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको सुधारा भी है। और ख़ास बात यह है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। तो जब ऐसा शुद्धता अभियान चला हो जिसकी निगरानी खुद हमारा जो उच्चतम न्यायालय वो कर रहा हो, तो आपको सवाल उठाने का कहते हैं कि कोई औचित्य नहीं बनता है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जा सकते हैं न्यायालय, आप जो चुनाव आयोग है आप उस पर जाके शिकायत कर सकते हैं, उनके अधिकारियों को अपना शिकायत पत्र दे सकते हैं, कहीं कोई रोक तो है नहीं। तो लेकिन एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसको कि कुछ लोगों का उद्देश्य ये है कि हमको इसको बदनाम करना है। जो अब उनको ये दिख रहा है कि 65 लाख मतदाता वहाँ कट गए, है ना, तो हमने जो ये पिछले कुछ वर्षों में 65 लाख अगर हमने बनाए हैं यहाँ पर अपने मतदाता, अगर ये कट गए तो हमारा क्या होगा। चिंता वो है, चिंता ये नहीं है कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा। उनको चिंता है कि हमारा जो वोट हमने बनाया इतने सालों में, इनको पैसे देकर हम बाहर से लेकर आए, इनको यहाँ बसाया, ये अब हमारे वोटर ही हैं, क्योंकि अगर हमारे वोटर नहीं रहेंगे तो ये बाहर कर दिए जाएंगे दूसरी सरकार आते के साथ ही। तो उनके मन में भी डर है, इनके मन में भी डर है। तो मतदाता सूची की शुद्धता का जो अभियान चल रहा है ये कि महायज्ञ है, इसमें हर भारतीय को आहुति देनी है। तो राजनीतिक दल जो है, जो भी हो, सबको ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगले सप्ताह जब हम आपसे जुड़ेंगे तब बिहार के चुनावी नतीजों पर चर्चा हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।